गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे काइनेटिक के बारे में, जिसमें क्या पहला मेथड है हमारी इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो दिस मेथड इज कन्वीनियंट इन सिचुएशन वेयर फोर्सेस एक्ट फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी बहुत छोटे टाइम के लिए जो फोर्सेस जनरेट होता है किसी भी दो बॉडी की इम्पैक्ट की वजह से, उस ड्यूरेशन में ही हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। अब जो फोर्स जो इंट्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? फोर्स में वैरी एज इन एन इम्पैक्ट ऑफ द सडन ब्लोज। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो, अगर एक सरफेस के ऊपर में दो बॉडीज है हमारी, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2। ऑब्वियसली अगर बॉडी कंडीशन रेस में है तो इनिशियल वेलोसिटी इज द 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज द 0, और यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इज द 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। अब ये कंडीशन कब रहेंगी? जब दोनों भी बॉडीज अगर रेस कंडीशन में है। लेकिन अगर समझते हो तो इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर टुवर्ड द 2 और ये इसका वेलोसिटी का है टुवर्ड दिस वन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडीज एक सडन पॉइंट के लिए या एक कुछ पॉइंट के लिए कोलाइड होंगी और वेरी स्मॉल टाइम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी इसके कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या होगा, आपका फोर्स इंट्रोड्यूस होगा। और वो फोर्स कितना आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन सडन फोर्स वहां पे क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ सम टाइम टी। तो इस तरह के कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स एंड मोमेंटम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। और ये क्या होगा, ये जो फोर्स होता है ये किसकी वजह से होगा? सडन ब्लोज या सडन इम्पैक्ट की वजह से होता है। अब इस कंडीशन में हम लोग बात कर लेंगे एम डिनोटेड फॉर द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी, u is the initial velocity जो कि रहेंगी हमारी मीटर पर सेकंड में, स्मॉल v इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि रहेंगी हमारी मीटर पर सेकंड में। हियर द t इज द टाइम and F is the force. These are the some terminology used in the impulse and momentum. अगर हमें इम्पल्स मोमेंटम के स्टडी करना है तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में स्टडी करना पड़ेगा या जानकारी लेना पड़ेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब क्या है? a, and the value of a is the plus minus 9.81 meter per second square, where the mass, m is the mass of the body, ये रहेगा आपका kg में, और ये जो चीज रहेगी that is the force in terms of F, और इसका यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। therefore 1 न्यूटन is equal to 1 kg meter per second square. This is the unit conversion फॉर द नेट फोर्स। यहाँ पे हमने कुछ टर्म लिखे हुए हैं जिसमें कि आप देख सकते हो, एम इज स्टैंड फॉर द मास इन टर्म्स ऑफ केजी, देन कैपिटल डी इज द एवरेज टाइम। एवरेज टाइम अगर बात करते हो तो टी इज द डिफरेंस बिटवीन द T2 माइनस T1। व्हाट इज T2 एंड T1? T1 इज द इनिशियल टाइम एंड T2 इज द फाइनल टाइम। देन U इज द इनिशियल वेलोसिटी, V is the final velocity, both are in मीटर पर सेकंड। देन v इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करते तो क्या करेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या रहेगा आपका? मीटर पर सेकंड, और इसका जो यूनिट रहेगा दैट इज इन सेकंड। साथ साथ में कुछ टर्म्स हमें भी याद रखना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। द एस इज द डिस्प्लेसमेंट, v इज द वेलोसिटी, इसे आप बोलते हो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी टी, एंड a इज द एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका यूनिट करेंगे आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट रहेगा आपका मीटर पर सेकंड, और इसका जो यूनिट रहेगा वो करेंगे हमारा मीटर में। तो ये जो वेलोसिटी रहेंगी ये हमारी ये वेलोसिटी रहेंगी, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी।
अगर हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉस की, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप बोलते हैं इसको मास इनटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे the value of A is equal to value of G, that is the 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑब्वियसली है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था A इज इक्वल टू A इज द एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर लेते हो तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डी वी बाय डी टी। अभी नीचे वाले डी टी को हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या होगा इक्वेशन, फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू मास इंटू डी वी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेलोसिटी। अब टाइम की अगर बात करते हो तो दो टाइम आएंगे हमारे पास, एक तो आएगा इनिशियल टाइम एंड दूसरा आएगा आपका फाइनल टाइम। अब वेलोसिटी में भी हमारे पास दो टर्म्स आएंगे, एक तो इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी और दूसरी रहेंगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एफ t1 टू द पावर t2 इनिशियल टू द फाइनल dt इज इक्वल टू मास इनिशियल टू द फाइनल टाइम dv। देयरफॉर जो इक्वेशन हमारे पास बचेगा दैट इज द एफ t2 माइनस t1 इक्वल टू द m v माइनस u। अब यहाँ पे देखिए हमको बताया इट इज द डिफरेंस इन टाइम, जिसको हमने डिनोट किया हुआ है एवरेज टाइम के लिए, ये वाला एवरेज टाइम, और साथ में दिस इज द एवरेज वेलोसिटी जो कि हमने डिनोट किया हुआ है v को। देयरफॉर इसकी इक्वेशन क्या करेंगे, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब इसमें क्या है, ये फोर्स है आपका, ए स्टैंड फॉर द फोर्स मल्टीप्लाई टी स्टैंड फॉर द टाइम इक्वल टू एम स्टैंड फॉर द मास मल्टीप्लाई बाय द वी स्टैंड फॉर द वेलोसिटी। फोर्स इंटू टाइम को हम बोलते हैं रिजल्टेंट लीनियर इम्पल्स, और साथ साथ में अगर यहाँ पे अगर देखते हो मास इंटू वेलोसिटी अगर बात करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज अ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये पे आपको अगर पूछा गया हुआ है डिराइव द रिलेशन बिटवीन द रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वहां पे आप पूरा डेरिवेशन क्या करते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। यहाँ पे मिनिमम 2 बॉडीज की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडीज आप ले सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर बॉडीज। कौन सी बॉडीज, कोलाइडल बॉडीज, बिफोर इम्पैक्ट रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द इम्पैक्ट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। तो हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन यूज किया था, हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया था, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो क्या हुआ, नो एक्सटर्नल फोर्स अगर बात करें तो ये जो फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी हमारी, जीरो हो जाएंगी। तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएंगी हमारी, जीरो इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब ये चीज़ कब रहेंगी, जब आपके किसी भी दो बॉडीज का कोलिजन होगा या फिर इम्पैक्ट होगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए उसका इम्पैक्ट होगा, उस टाइम पीरियड के लिए हमारा फोर्स क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जीरो अगर होगा, लेकिन किसी भी दो बॉडीज की मास और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी, तो उस समय में एवरेज वेलोसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हो। देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू, therefore mass into velocity minus mass into initial velocity, therefore the mass into final velocity is equal to mass into initial velocity। ये क्या हो जाएगा आपका, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू द मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा।
तो उस कंडीशन में हम लोग ये प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन ये कंडीशन में हमने सिर्फ एक ही मास लिया है। अगर हमारा मास मल्टीपल टाइम रहा, 2 बॉडीज रहे या फिर मोर देन 2 बॉडीज रहे, तो उस समय में ये फॉर्मूला हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला डिराइव किया था फॉर द सिंगल बॉडीज। अगर 2 बॉडीज रहेंगी तो क्या होगा इफेक्ट, वो देख लेंगे हम लोग। तो क्या होगा, फॉर बॉडी नंबर 1 एंड हियर द बॉडी नंबर 2, इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा आपका और इसका कुछ ना कुछ मास रहेगा, दैट इज द m1 एंड m2। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस रहेंगे हमारी, वो पता नहीं, लेकिन एट द टाइम ऑफ रेस्ट फाइनल वेलोसिटी इज द 0। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जब करेंगे बॉडी नंबर 2, तो इसकी भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेंगी हमारी, पता नहीं है, कंसिडर कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन फाइनल वेलोसिटी करेंगे हमारी 0 रहेंगी। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन टुवर्ड द बॉडी नंबर 2 और इसका डायरेक्शन टुवर्ड द बॉडी नंबर 1, यानी इसमें से एक वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू इज द नेगेटिव। एक टाइम आएगा कि दोनों की दोनों बॉडीज क्या होंगी, एक जगह पे आके कॉन्टैक्ट करेंगे, और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। और इस कंडीशन के लिए हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, कौन सा, mv इज इक्वल टू mu। और उसके बाद क्या होगा, इम्पैक्ट होने के बाद ब्लोज होगा, तो क्या होगा, बॉडीज सेपरेट होंगी। तो बॉडी नंबर 1 और बॉडी नंबर 2 क्या होंगी, गोइंग टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में v1 की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेंगी और v2 की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। दोनों भी कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी हमारी, 0 रहेंगी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा ये वाला, ये डिराइव हो जाएगा, ये द m1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू द m1 u1 प्लस m2 u2। इस तरह से हमको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, इलाबोरेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 बॉडीज है तो 2 बॉडीज के लिए कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉडीज 3 होंगे तो ये फॉर्मूला हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इट इज दिस फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मासेस और नंबर ऑफ बॉडीज अवेलेबल। कुछ कंडीशन में हमें वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वेट हमारा किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, और मास किस में रहेगा, केजी में रहेगा, और एक्सेलरेशन किस में रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट के बारे में। यहाँ पे हम लोग इम्पल्स मोमेंटम में 3 तरह के इम्पैक्ट आते हैं। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट, सेकंड वन इज द ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट, एंड थर्ड वन इज द डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पैक्ट। अब ये डिपेंड करेंगे आपका सेंट्रॉइड के ऊपर में। अगर किसी भी एक बॉडी को लेते हो तो यहाँ पे अगर सेंट्रॉइड रहता है तो दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये रहेंगे आपका लाइन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर किसी भी बॉडीज की 2 बॉडीज अगर लेते हैं हम लोग, जिसका मास सेम रहेगा, जिसका डायमेंशन सेम रहता है, और जिसका सी जी सेम रहेगा, तो समझ लीजिए ये बॉडी है, इसका सी जी कहाँ पे, ये वाला सी जी है, ये था बॉडी नंबर 1 तो मास 1, ये था बॉडी नंबर 2 तो मास 2। तो इसका सेंट्रोइड ये वाला हो गया, इसका सेंट्रोइड यहाँ वाला हो गया। तो इसका अगर लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो दोनों का जो सेंटर न्यूट्रल एक्सिस है वो सेम रहेगा। तो दोनों भी बॉडीज अगर जब कोलाइड होंगी तो उस कंडीशन में दोनों का सेंट्रोइड क्या होगा, एक ही लाइन में होगा। तो इस तरह के इम्पैक्ट को बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट। हमारे पास एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रही है इन एक्स डायरेक्शन, जिसका मास m1 है हमारा। ये बॉडी कहाँ मूव कर रही है, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल जा रही है। लेकिन साथ में एक बॉडी हमारी है जो बॉडी नंबर 2 है, जिसका मास m2 है। ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन ये इंक्लाइन वे में क्या कर रही है, बॉडी ट्रांसफर कर रही है। तो इस कंडीशन में इन दोनों बॉडी का जो कोलिजन होगा कहीं तो भी इस तरह से होगा, तो जो इसका सेंट्रोइड है वो मैच नहीं होगा, लेकिन साथ साथ में इसका जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है और इसका फोर्स क्या आपका हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह के इंक्लिनेशन इम्पैक्ट को हम बोलेंगे ऑब्लिक सेंट्रल इम्पैक्ट। लेकिन अगर हमारी बॉडीज का मास अलग अलग है, एक मास m1 है और एक मास m2,
जिसमें हमारे साइज डिफरेंस भी अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रोइड रहेगा बॉडी का अलग अलग रह सकता है। तो ये जो सेंट्रोइड में डिफरेंस रहेगा, इस डिफरेंस को बोलेंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी। और जब ये दोनों बॉडीज कोलाइड होंगी तब जाके सेंट्रोइड प्रॉपरली कोलिजन नहीं हो पाएगा, कुछ डिफरेंस रहेगा उसमें। तो इस डिफरेंस को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी। इस तरह के इम्पैक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पैक्ट। दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स। अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन की। द नोटेशन इज स्मॉल ई। यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज आफ्टर इम्पैक्ट टू देयर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। The coefficient of restoration is the ratio of relative velocity of colliding bodies after impact to the relative velocity of colliding bodies before impact. Therefore, the E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2. V2 minus V1 is the relative velocity of colloidal bodies after impact, and U1 minus U2 is the relative velocity of colloidal bodies before impact. और इसका जो यूनिट रहेगा, इसका यूनिट रहेगा आपका मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। तो उस कंडीशन को अगर आप देखते हो तो ई इज द यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और नीचे का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। तो दोनों भी यूनिट क्या होंगे? कट जाएंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन इट इज द यूनिटलेस प्रॉपर्टी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टोरेशन द वैल्यू E is 0 when the body is perfectly plastic bodies. When the E is equal to 1 then the body is in perfectly elastic bodies. And इसका मतलब है the value of E, it should be in between the 0 to 1. That is the range of coefficient of restorations. Thank you.